Hey guys, what's up? I am Saurabh Rajput of Real Adventure. Good morning from जयपुर। एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ यहाँ जयपुर से कुल्लू मनाली। अभी आप लोग बोलोगे कि भाई इसमें खास क्या है, वैसे तो टाइटल देख के आप समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ इसमें खास ये है कि हमने बहुत बार कुल्लू मनाली की जर्नी करी है बाई बस, लेकिन आज हम कुल्लू मनाली की जर्नी करने वाले हैं बाई फ्लाइट, और वो भी कहाँ से, यहाँ जयपुर से। जी हाँ, मैं अभी मौजूद हूँ जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और आज मैं यहाँ से जर्नी करने वाला हूँ कुल्लू एयरपोर्ट की, जिसको कि भुंटर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो हाँ, अगर आप जयपुर से कुल्लू मनाली बाई एयर ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक अच्छा ट्रैवल गाइड हो सकता है। वैसे जी आपको बता दूं, आज मैं ट्रैवल करने वाला हूं अलायंस एयर की ATR फ्लाइट में। बेसिकली एक मिनी फ्लाइट होती है। सीटिंग कैपेसिटी क्या होती है वो तो फ्लाइट में बैठ के मैं आपको बताऊंगा। और अगर बात करें अलायंस एयर की तो इसको ऑपरेट करा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। फ्लीट है जी इनके पास 21 एयरक्राफ्ट की, और डेस्टिनेशन ये कवर करते हैं 57। बाकी ये जो डाटा है ये है एज़ पर मई 2024, तो हो सकता है कि इसमें कुछ चेंज भी हो गया हो। बाकी जी आपको बता दूं, अलायंस एयर जो एयरलाइन है ना मोस्टली ऑपरेट करती है डोमेस्टिक रूट पे। मोस्टली क्या इंडिया में ही सारे रूट ऑपरेट करती है, यानी डोमेस्टिक रूट पे ऑपरेट होती है अंडर द स्कीम ऑफ उड़ान। और अगर उड़ान के बारे में आपको नहीं पता तो आपको बता दूं, उड़ान की फुल फॉर्म होती है उड़े देश का आम नागरिक। और जैसा कि इसके नाम से भी जाहिर है कि भाई हर आम इंसान जो किसी भी रीजनल एरिया में रह सकता है वो एयर ट्रैवल का लुत्फ उठा पाए। और ये कब पॉसिबल है, जब फ्लाइट के फेयर थोड़े से रीजनेबल हो और काफ़ी सारे रीजन में डोमेस्टिक एयरपोर्ट अवेलेबल हो। और देखिए इसी के चलते साल दर साल न्यूज़ में भी आप देखते रहते होंगे, काफ़ी सारी सिटीज़ में डोमेस्टिक एयरपोर्ट इनॉग्रेट होते रहते हैं। तो हाँ, उड़ान स्कीम के अंडर जितनी भी फ्लाइट ऑपरेट होती है ना, अलायंस एयर के अलावा भी उनका फ्लाइट फेयर थोड़ा सा कम रहता है, और उनका मेन मोटिव रहता है स्मॉल सिटीज़ और मीडियम सिटीज़ को बड़ी सिटीज़ से कनेक्ट करने का। बाकी ऐसा नहीं है कि फ़्लाइट फेयर बिल्कुल ही कम रहता है। किसी किसी रूट पे जिन पे हाई डिमांड रहती है उन पे फ़्लाइट फेयर थोड़ा ज़्यादा भी देखने को आपको मिल सकता है, लेकिन मोस्टली इस स्कीम के अंडर जितनी भी फ़्लाइट ऑपरेट होती हैं डोमेस्टिक रूट पे, उनका फ़्लाइट फेयर यूजुअली थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। और देखिए पार्किंग से मैं अभी आ चुका हूँ एयरपोर्ट के सामने, और देख लीजिए जयपुर का जो एयरपोर्ट है वहाँ से कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो देख लीजिए फाइनली एंट्री कर ली है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर, और देख लीजिए अंदर से एयरपोर्ट कुछ इस तरह दिखाई देता है, ये देखिए। और बाकी जी अभी एंट्री कर ली है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर, और एयरपोर्ट अच्छा है, बाकी बहुत ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटा एयरपोर्ट भी नहीं है। बाकी बात करें इस एयरपोर्ट के बारे में तो इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो स्टेटस था वो मिला था दिसंबर 2005 में। 2 टर्मिनल इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से टर्मिनल 1 हैंडल करता है इंटरनेशनल फ़्लाइट को, और टर्मिनल 2 मैनेज करता है डोमेस्टिक फ़्लाइट को। बाकी जी 2012 और 2024 के बीच में टर्मिनल 1 को एक कार्गो टर्मिनल के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया था, मतलब वहाँ से कार्गो वगैरह ही सारा हैंडल होता था। लेकिन 2024 के बाद में फिर से उसको एक इंटरनेशनल टर्मिनल के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया गया, और अभी जितनी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट है सारी उसी टर्मिनल से ऑपरेट होती हैं। बाकी इस एयरपोर्ट के दोनों टर्मिनल पीक आवर्स में करीबन 1000 पैसेंजर्स को हैंडल कर सकते हैं। और इस एयरपोर्ट का जो एप्रन एरिया है ना, यानी कि जहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्क होते हैं, वो करीबन 14 एयरक्राफ्ट को एक साथ अकोमोडेट कर सकता है। और जी अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में यहाँ बात की जाए तो मस्कट, कोलालमपुर, थाईलैंड, आबू धाबी, शारजा जैसी इसके लिए यहाँ से आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट देखने को मिल जाती है। तो चलिए अभी चलते हैं, चेक इन प्रोसीजर वगैरह कंप्लीट करवाते हैं। वैसे आपको बता दूं, मेरी जो फ़्लाइट है यहाँ से 7:40 की थी, और यूजुअली कुल्लू वाली जो फ़्लाइट है ना यहाँ से 7:40 पे ही डिपार्ट करती है। लेकिन कुल्लू में मौसम ख़राब होने की वजह से कल मुझे कॉल आया दिन में अलायंस एयर की तरफ से, और उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपको टाइम से पहले थोड़ा आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फ़्लाइट यहाँ से रवाना होगी सुबह 7:15 बजे। तो करीबन 5 बजे मैं यहाँ पर पहुँच गया था। अच्छा बाकी देख लीजिए बोर्डिंग पास भी मैंने यहाँ पर अपना ले लिया है। देखिए सामने यहाँ पे अलायंस एयर का काउंटर मौजूद है, तो जस्ट वहाँ से आप अपना बोर्डिंग पास ले सकते हैं। तो देख लीजिए ऐसा कुछ बोर्डिंग पास दिखाई देता है। ऑलराइट गाइस, सो सिक्योरिटी चेक इन इज़ डन, और हार्डली यार 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे। बाकी मैसेज में तो ऐसा आया था कि भाई 2-2.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाना, जैसे पता नहीं कितना रश होगा सुबह के टाइम। मुझे भी लगा भाई हो सकता है रश वगैरह होता होगा, इसलिए मैं भी काफ़ी जल्दी पहुँच गया था। और हार्डली 4-5 मिनट के अंदर मैंने एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर ली, और 10 मिनट में चेक इन हो गया। तो चलिए अभी टाइम अपने पास यहाँ पर काफ़ी है, थोड़ा सा एयरपोर्ट का जो ये एरिया है वो भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए जैसे ही चेक इन करवा के आप फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे आते हैं ना, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे आउटलेट देखने को मिल जाते हैं खाने पीने के और शॉपिंग के। तो देख लीजिए सामने मौजूद है चौको आर्ट एंड कैफ़े, उधर में पेवर सिंह लैंड का एक आउटलेट मौजूद है, स्टारबक्स यहाँ पे मौजूद है।
और ऐसी जो फर्स्ट फ्लोर है ना, वहाँ पे भी आपको दुनिया भर के आउटलेट देखने को मिलते हैं इसी टाइप के। बाकी टाइम अभी हुआ है 6:10 और बोर्डिंग स्टार्ट होगी 6:45 पे। तो अभी टाइम अपने पास काफ़ी है, तो अभी तो यहीं पे बैठ के वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप भी मेरी तरह यहाँ पे टाइम से पहले आ गए हैं तो या तो आप यहाँ पे बैठ के वेट करिए या फिर कुछ खा पी लीजिए, क्योंकि आपको बता दूँ ATR फ्लाइट में फ़ूड ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तो जो होती है फ़्लाइट काफ़ी स्मॉल होती है, ऊपर से वेट रिस्ट्रिक्शन भी उसमें काफ़ी होती है, तो इतनी स्मॉल फ़्लाइट में फूड आइटम को स्टोर करके कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, बाकी एक चीज़ है, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट होता है ना, वो रीजनल एरिया या फिर पर्टिकुलर सिटी या पर्टिकुलर स्टेट जो होती है उसकी संस्कृति से कहीं ना कहीं मिलता जुलता उसका डिज़ाइन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जयपुर के एयरपोर्ट पर बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि राजस्थान की संस्कृति से जुड़े यहाँ पर कुछ डिज़ाइन होने चाहिए थे, या कुछ इसका ऐसा इंटीरियर डेकोरेट करा जाता है जिसमें राजस्थानी संस्कृति और कला की कुछ झलकियाँ हमें दिखाई देती है, तो कितना अच्छा लगता है देखने में ना। लेकिन अभी क्या है कि भाई मॉडर्न ज़माने में जितने भी एयरपोर्ट है ना, आपको मॉडर्नाइज तरीके से ही देखने को मिलते हैं। और बाकी देखिए, जैसे ही थोड़ा सा आगे आप और आएंगे ना, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा खासा रिलैक्सिंग एरिया भी देखने को मिल जाता है। आप देख रहे होगे सामने मसाजिंग चेयर भी मौजूद है। तो मैं अभी पहुँच चुका हूँ सेकेंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि अपनी एंट्री होने वाली है यहाँ गेट नंबर 1C से। तो देख लीजिए, पहुंच चुके हैं अपने अलायंस एयर के एयरक्राफ्ट के जस्ट सामने, और ऐसा कुछ एयरक्राफ्ट दिखाई देता है। तो चलिए, फाइनली बोर्ड कर लिया है अलायंस एयर के ATR 72-600 एयरक्राफ्ट में। बाकी सीटिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो टोटल सीट्स इसमें रहती हैं, 2 वेरिएंट आते हैं, एक में रहती हैं 72 और एक में रहती हैं आई गेस 78। और तो बाकी आपने देख ही लिया है कि 2x2 का सीट कम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है। अभी ये सीट पुशबैक रहती है नहीं रहती वो मैं श्योर नहीं हूँ, चलिए वो मैं चेक करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। में धूम्रपान तथा मदिरापान वर्जित है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग विमान संचालन में बाधा पहुंचाता है, अतः आप समुद्र विमान की उड़ान भरने करने के समय तक कुर्सी की पेटी संकेत रहने पर कृपया इसका प्रयोग ना करें। बाकी जी अभी यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई जिसमें बताया गया है कि टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे अपने फ़ोन को या तो स्विच ऑफ करके रखिए या फिर उसको एयरप्लेन मोड पर डाल के रखिए। साथ साथ ये भी बताया गया कि जयपुर से कुल्लू की ये दूरी हम तय करने वाले हैं करीबन 2 घंटे में। हाँ, एरियल डिस्टेंस यहाँ पे नहीं बताया गया, बाकी मुझे लगता है कि एरियल डिस्टेंस लमसम 500-550 किलोमीटर के आसपास तो रहने वाला है। और देख लीजिए, सभी सीट्स के ऊपर आपको ये एडजस्टेबल AC ब्लोअर्स और रीडिंग लैंप्स भी देखने को मिल जाते हैं। Thank you for the information. Please class. ऑलराइट जी, सो टाइम हो चुका है 7:18 AM और फाइनली फ़्लाइट हो चुकी है टेक ऑफ। और बाकी मुझे नहीं पता था यार, ATR एयरक्राफ्ट जब स्टार्ट होता है तो इतना ज़्यादा साउंड करता है। जैसे इसके फ़ैन स्टार्ट करे गए ना भाई, इतना ज़्यादा साउंड इसमें करा ना। और इवन टेक ऑफ करने के बाद भी एयरक्राफ्ट के अंदर काफ़ी साउंड सुनने को मिल रहा है। तो हाँ, अगर आप भी पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो कान में कुछ लगा के बैठिएगा। मेरे पास तो कुछ था नहीं, तो मैंने ईयरफोन अपनी लगा ली थी। अभी जैसे टेक ऑफ हुआ है तो ईयरफोन रिमूव कर दिए। बाकी चलिए, अभी टेक ऑफ हो चुका है और जयपुर शहर के क्या शानदार नज़ारे दिखाई दे रहे हैं ऊपर से। दिखाऊं आपको कैसे नज़ारे दिखाई दे रहे हैं जयपुर शहर के ऊपर से, तो आप भी देख लीजिए। बाकी देखिए, सभी सीट्स के पीछे आपको सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस का ये मैनुअल देखने को मिल जाता है। चलो वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। बाकी देखिए, ये फूड ट्रे यहाँ मौजूद है जिसका कोई खास काम तो नहीं है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट में फूड ही सर्व नहीं होता है। बाकी जी ऐसा कुछ लेग स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और हाँ, आपको बता दूँ, इस एयरक्राफ्ट में जो सीट्स रहती है ना, वो पुशबैक नहीं रहती है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था ना, ये जो एयरक्राफ्ट है यानी कि ATR 72-600, इसमें 2 टाइप के वेरिएंट रहते हैं।
जिसमें से एक में सीटिंग कैपेसिटी रहती है 72 और दूसरे में रहती है 78। तो इसमें ना कुछ और वेरिएंट्स भी आते हैं जो कि मुझे क्रूज से बात करने में पता चला, और उन्होंने ही मुझे बताया कि जो करंट वेरिएंट है इसमें 70 सीट्स हैं। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जो शिमला के लिए अलायंस एयर की फ्लाइट ऑपरेट होती है ना, उसमें सीटिंग कैपेसिटी और कम रहती है थोड़ी सी। अच्छा जी, आपको बता दूं ये जो ATR एयरक्राफ्ट होते हैं ना, बड़े एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में इनकी फ्लाइंग स्पीड थोड़ी सी कम होती है। जस्ट अभी मैंने चेक करा, अभी जो अपना एयरक्राफ्ट है ये फ्लाई कर रहा है 250 से लेके 280 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बीच में, और एलिवेशन हमने गेन किया हुआ है 17,900 फीट का। और देखिए ऐसा दिखाई देता है इस एयरक्राफ्ट का वॉशरूम, एक बायो वॉशरूम रहता है। बाकी सामने में है यहाँ पे एक मिरर, और यहाँ दिया गया एक छोटा सा सिंक। यूजुअली जो बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें दोनों साइड पे आपको वॉशरूम देखने को मिल जाता है, यानी कि फ्रंट में भी और बैक साइड में भी। लेकिन क्योंकि ATR एयरक्राफ्ट थोड़े से साइज़ में छोटे होते हैं, इस वजह से इसमें वॉशरूम आपको एक ही साइड पे देखने को मिलता है, जो कि रहता है एयरक्राफ्ट के बैक साइड वाले पार्ट में, यानी कि इन अपोजिट टू कॉकपिट एरिया। तो टाइम हो चुका है 8:15 और लगभग आधे से भी ज़्यादा सफ़र हमारा समाप्त हो चुका है। तो चलिए लगे हाथों एक बार इस जर्नी का टिकट फेयर और टिकट बुकिंग डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो आपको बता दूं, जयपुर से कुल्लू इस फ्लाइट की जर्नी के लिए मैंने पे करे थे मात्र 3500 रुपये, यानी कि 3500 रुपीज़। और यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, क्योंकि अगर आप जयपुर से कुल्लू मनाली भाई वॉल्वो बस भी ट्रैवल करते हैं ना, तो उसमें भी आपके 1500 से 2000 रुपये के आसपास लग जाने वाले हैं। और सीज़न टाइम पे तो ये फेयर और भी ज़्यादा हो सकता है, और बाकी करीबन 12 से 14 घंटे के बीच में टाइम लगता है आपको जर्नी करने में। और सोचिए फ्लाइट में आप केवल 2 घंटे में जयपुर से पहुंच जाने वाले हैं कुल्लू मनाली। बाकी जी टिकट बुकिंग के बारे में बात करें तो टिकट मैंने बुक करी थी GoIbibo से। उसके अलावा और दुनिया भर के लीडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इनकी फ़्लाइट में टिकट बुक कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट से भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। अलायंस एयर की वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा, तो वहाँ पे विजिट करके आप इनके रूट भी चेक कर सकते हैं और इनकी फ़्लाइट में टिकट भी बुक कर सकते हैं। बाकी फ़्लाइट के स्केड्यूल की बात की जाए तो वीक में 3 दिन ये फ्लाइट ऑपरेट होती है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। इसके अलावा बाकी डेज में कनेक्टिंग फ्लाइट रहती है, जिसका कोई खास फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एक तो डेस्टिनेशन पर पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ऊपर से टिकट भी काफ़ी कॉस्टली होती है। बाकी चलिए देखते ही देखते टाइम हो चुका है 8:35 AM और हम एंटर कर चुके हैं माउंटेन रीजन में। अभी स्पेसिफिकली कौन से रीजन के ऊपर से हम फ्लाई कर रहे हैं वो तो पता नहीं, लेकिन पहाड़ों के खूबसूरत दृश्य दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। आता सभी यात्रियों से अंदर उठ के ड्राइविंग सीट पर ही बैठ रहे हैं और उड़ान की कैबिन क्रू के निर्देशांक की प्रतीक्षा करें।
request to remain seated and refrain from opening overhead locusts until the aircraft has come to complete halt. सो जी फाइनली डी बोर्ड हो चुके हैं अपने एयरक्राफ्ट से और देखिए पहाड़ों के बीच बसा हुआ ये भुंतर एयरपोर्ट यानी कि कुल्लू एयरपोर्ट कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। और बाकी देखिए ऐसा कुछ ये भुंतर एयरपोर्ट नज़र आता है। बहुत ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, छोटा एयरपोर्ट ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत एयरपोर्ट है। जैसा देखा भी होगा आपने, पहाड़ों के बीचों बीच बसा हुआ है और खूबसूरती इस एयरपोर्ट की इतनी ज़्यादा है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। बाकी देखिए ऐसा कुछ एयरपोर्ट दिखाई देता है पूरा। बाहर से एयरपोर्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और जैसा मैंने आपको बताया, इस एयरपोर्ट को भुंतर एयरपोर्ट, कुल्लू एयरपोर्ट, कुल्लू मनाली एयरपोर्ट कई नाम से जाना जाता है। ऊपर में देख लीजिए वहाँ पे कुल्लू मनाली एयरपोर्ट लिखा हुआ है। तो चलिए फाइनली मैं एग्जिट ले चुका हूँ कुल्लू मनाली एयरपोर्ट से और सच में यार क्या लाजवाब ये जर्नी थी, मतलब मज़े आ गए यार। शब्दों में ना मैं आपको बता नहीं पा रहा, लेकिन सच में यार जब आप ये जर्नी करेंगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। बाकी जो आपको बता दूं, मनाली यहाँ से करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे है। और मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट की बात करी जाएगा मनाली पहुँचने तक तो देखिए टैक्सी मौजूद रहती है यहाँ अंदर में, लेकिन टैक्सी जो है थोड़ा चार्ज ज़्यादा लेते हैं। मुझे लगता है कि आराम से 1000-1500 के आसपास तो नहीं लेंगी यहाँ से मनाली जाने का। उसके अलावा आप HRTC की बस लेके यहाँ से जा सकते हो मनाली, जो कि बहुत कन्वीनियंट तरीका और सस्ता तरीका भी है। सर्विस भी अच्छी रहती है, बीच बीच में काफ़ी सारी बसेज आती रहती हैं और किराया भी सस्ता रहता है। तो चलिए देखते ही देखते फ़्लाइट यहाँ से रवाना भी हो चुकी है, यानी कि यहाँ से भी डिपार्ट कर चुके हैं। अभी कौन सी लोकेशन पे गई है उसका तो आइडिया नहीं है, वापस जयपुर गई है या फिर किसी और लोकेशन पे गई है वो पता नहीं, लेकिन इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में से फ़्लाइट का टेक ऑफ और लैंडिंग देखना ना यार काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। तो चलिए अभी भुंतर एयरपोर्ट के बाहर खड़े हो गए, मैं बस का वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कितनी देर में यहाँ पर बस आती है। बाकी अच्छा आपको बता दूँ, अपनी फ़्लाइट का जो ड्यूरेशन था ना वो था करीबन मिनट के आसपास, क्योंकि फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया था 7:15 या 16 मिनट के आसपास और भुंतर एयरपोर्ट फ़्लाइट ने हमें ड्रॉप करा है 8:45 पे। ओके जी, सो मैं पहुंच चुका हूं मनाली बस स्टैंड। टाइम हो रहा है 11:30 और देख लीजिए ऐसा कुछ मनाली का बस स्टैंड दिखाई देता है। बाकी 5 बजे सुबह मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया था और अभी टाइम हो रहा है 11:30। तो देखिए फ़्लाइट से आने के बावजूद भी करीबन 6.5 घंटे लग गए हैं हमें, क्योंकि एयरपोर्ट पे भी टाइम से पहले पहुंचना पड़ता है। करीबन 1.5 से 2 घंटे तो पहले पहुंचना ही पड़ता है। उसके अलावा फिर फ़्लाइट ने भी 1.5 घंटे का टाइम लिया और भुंतर से यहाँ आने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि लोकल बस मैंने वहाँ से ली और आपको पता ही है लोकल बस भाई पैसेंजर को चढ़ाते उतारते हुए आती है तो काफ़ी टाइम लगा देती है। बाकी हाँ, जयपुर पे आप बहुत जल्दी ना पहुँच के करीबन 1.5 घंटे पहले भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि उतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ जयपुर एयरपोर्ट पे नहीं रहती है। और देखिए मैं भी पहुँच चुका हूँ मनाली की मॉल रोड पे, और क्योंकि मनाली के गवर्नमेंट बस स्टैंड के साथ में ही मॉल रोड है तो सोचा कि यहाँ के नज़ारे भी आपको दिखा देते हैं। तो देख लीजिए ऐसे कुछ मॉल रोड के नज़ारे दिखाई देते हैं। और बाकी देख लीजिए मनाली में हमारी यहाँ मुलाकात हो गई है नील करोज जी से। हाँ जी सर, कैसे? नमस्कार, कैसे हो? सब बढ़िया, बस सब बढ़िया। और बताइए क्या चल रहा है मनाली में? बस चला है आजकल, मौसम वगैरह कैसा है? बस मौसम बढ़िया है। और बाकी आपको बता दूं, नील करोज जी एक ट्रैवल एजेंसी रन करते हैं चिल इन मनाली के नाम से। अच्छा, कोई भुंतर एयरपोर्ट से यहाँ मनाली आना चाहे तो उसको भी ड्रॉप करते हैं? कोई नहीं ऑल, मतलब आपका ऑल हिमाचल सर, कहीं भी बोलो आप। अच्छा, मतलब हिमाचल में कहीं भी नील करोज जी को बुला लो वहाँ पहुँच जाएंगे। कुल्लू तो अपना ही एरिया है, कोई बात नहीं। और बताइए, काफ़ी न्यूज़ वगैरह आ रही थी कि जैसे बादल फट गया मनाली में, ये हो गया। हाँ, मतलब बादल तो देखो, जैसे सडनली हल्की बारिश होती है तो क्या है कि क्लाउड बर्स्ट होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि आपके हाईवे में होता। वो जैसे आपने सुना होगा सेंज की तरफ उस रोड में थोड़ा वो हो गया थोड़ा। अच्छा, मतलब कहीं आउटर एरिया में क्लाउड बर्स्ट हुआ और लोगों ने बता दिया कि मनाली में हो वो गया। पानी के साइड ज़्यादा होता है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। आप मनाली से मॉनसून के टाइम पे मतलब क्या गाइडलाइन है, लोग कैसे ट्रैवल कर सकते हैं अगर आना चाहें तो? हम तो यही करते हैं कि दिन में ट्रैवल कीजिए, रात को अवॉइड कीजिए ट्रैवल, और आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि बेझिझक, ऐसा नहीं अगर मानसून आएगा तो कम टाइम, थोड़ी देर आएगा सुबह, उसके बाद मौसम खुल जाएगा। ऐसा नहीं कि 12 घंटे कंटिन्यू बारिश होगी, 2 घंटे 3 घंटे होती है जोर देके, उसके बाद फिर मौसम खुल जाता है। अच्छा, अगर ज़्यादा बारिश होगी तो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं? अब थोड़ा अवॉइड कर सकते, अगर मान लो कि कंटिन्यू बारिश होती है तब अवॉइड कर सकते, बाकी आप चल सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं।
तो हाँ, अगर मानसून में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो गाइडलाइंस का थोड़ा सा फॉलो करें, जैसे नीलकंठ जी ने बताया कि रात में ना चलें। उसके अलावा किसी लोकल पर्सन को आके कांटेक्ट कर लें यहाँ पे ट्रैवल करने से पहले, ताकि मौसम का एग्जैक्ट आइडिया आपको लग जाए। और बाकी मनाली का टूर पैकेज अगर आप देख रहे हैं, मनाली का ही नहीं सिर्फ पूरे हिमाचल का, हिमाचल और ऑल इंडिया का। अच्छा, ऑल इंडिया का। हाँ जी, हाँ, तो अगर ऑल इंडिया में कहीं भी टूर पैकेज आप देख रहे हैं तो नीलकंठ जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। और हिमाचल में खासकर मनाली की साइड आप आ रहे हैं तब तो भाई आप इनको जरूर कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि मनाली में तो इनकी स्पेशलिटी है। तो अभी भूख बहुत ज़ोरों शोरों से लग रही थी, इसलिए मनाली में हम कुछ खाने पीने के लिए आ गए थे। बाकी मैं अभी मौजूद हूँ कंगना मैडम के रेस्टोरेंट पे, यानी कि फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत के रेस्टोरेंट पे। ऑलराइट, सो अभी हम आ चुके हैं ऊपर रेस्टोरेंट में। बाकी आपको बता दूं, इस रेस्टोरेंट में 2 सेक्शन है। एक ग्राउंड फ्लोर पे है जो कि बेसिकली है पहाड़ी धाम के लिए, वहाँ पे पहाड़ी धाम सर्व की जाती है। और दूसरा सेक्शन है कॉन्टिनेंटल फूड का, जो कि बेसिकली अपर फ्लोर पे है। तो अभी हम अपर फ्लोर पे आ गए। और बाकी भाई साहब, यहाँ से जो नज़ारे देखने को मिल रहे हैं ना, इतने ज़्यादा शानदार है, मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप खुद ही देख लीजिए। देख रहे हैं क्या शानदार नज़ारे यहाँ से देखने को मिल रहे हैं माउंटेन्स के। देखिए भाई साहब, ज़बरदस्त यार, अल्टीमेट। और बाकी देखिए ऐसा दिखाई देता है ये रेस्टोरेंट, मतलब यहाँ का सिटिंग एरिया। और व्यू तो मैंने ऑलरेडी यहाँ से आपको दिखा दिया, देख लीजिए कितना शानदार व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है। बाकी आपको बता दूँ, यहाँ बाजू में इनका बार भी मौजूद है। चलिए एक बार वो वाला सेक्शन भी आपको दिखा देते हैं। बाकी देखिए ऐसा कुछ इनका ये बार और डाइनिंग एरिया दिखाई देता है। ये भी काफ़ी शानदार बना रखा है यार। बाकी एक चीज़ है, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी स्टाफ हैं, उनकी आप ड्रेस देखिए यार, कितनी ज़्यादा शानदार दिखाई दे रही है। देख रहे हैं। तो भूख बहुत ज़ोर शोर से लग रही थी, तो नीलकंठ जी सीधा हमें यहाँ पे कंगना मैडम के रेस्टोरेंट में ले आए। रेस्टोरेंट काफ़ी शानदार है ना, यहाँ के नज़ारे बहुत शानदार है। बाकी हमारे साथ में यहाँ पे नील जी के गेस्ट भी मौजूद हैं, जिनको नील जी बेसिकली घुमा रहे हैं। और ये हमारी वीडियोस भी देखते हैं, सबसे बड़ी बात। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया जी, बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? हरविंदर सिंह। अच्छा, और बताइए कौन कौन सी वीडियो देखी हैं आपने हमारी? मैं आपकी वीडियो देखता हूँ जी, वीडियो देख देख के ट्रैवल करता हूँ, जो भी जहाँ घूमना होता है आपकी वीडियो वैल्यू। अच्छा, मतलब वीडियो के थ्रू नील जी का कॉन्टैक्ट मिला आपको? हाँ जी। तो कहाँ कहाँ घूमे आप इनके साथ में? जिस्पा गया और आगे शिंकुला टॉप गया। बाकी यहाँ का मेन्यू भी देख लीजिए। मेन्यू तो यार काफ़ी बड़ा है, अभी मैं ना आपको पूरा भी नहीं दिखा पाऊँगा। और मेन्यू क्या पूरी बुक बना रखी है इन्होंने ना, ये देखो काफ़ी कुछ है यार मेन्यू में। तो चलिए गाइस, खाना खा के अभी रवाना हो चुके हैं। बाकी खाने की टेस्ट की बात की जाए तो खाने का टेस्ट पर्सनली मुझे तो एवरेज लगा। बाकी खाने की कॉस्टिंग की बात करी जाए तो खाने की कॉस्टिंग का आप इस चीज़ से आइडिया ला सकते हो। हमने एक थुक्पा लिया था, एक चाउमीन ली थी और एक हिमाचली धाम यानी कि हिमाचली थाली ली थी। उसका हमें पे करना पड़ा 2400 समथिंग रुपये। और हाँ, 3 हमने ली थी पानी की बोतल। और पानी की बोतल का रेट आप सुनेंगे तो थोड़ा सा हिल जाएंगे। पानी की जो बोतल थी वो थी 230 या 40 समथिंग की थी। तो चलिए अभी हम पहुंच चुके हैं स्नो वैली रिजॉर्ट और सर को हम यहाँ पे अलविदा बोल रहे हैं। चलिए सर, कभी दोबारा आएंगे तो करेंगे मुलाकात। और बाकी कैसा है ये रिजॉर्ट? बहुत बढ़िया जी। अच्छा है रिजॉर्ट, वैसे काफ़ी नाम है स्नो वैली रिजॉर्ट का ना। प्रॉपर्टी काफ़ी शानदार है, 4 स्टार प्रॉपर्टी है मेरे ख्याल से ना। चलिए करते हैं मुलाकात, दोबारा कभी आते हैं तो चलिए अभी निकल चुके हैं बस स्टैंड की ओर। वैसे आपको बता दूं, सर को हमने जहाँ पे ड्रॉप कराया यानी कि स्नो वैली रिजॉर्ट पे, वो एरिया है लॉग हट्स नियर ओल्ड मनाली। ओल्ड मनाली है ना लॉग हट्स? हाँ, तो एक्चुअली क्या यार, व्लॉग तो मैं बस स्टैंड पे पहुंच के ही एंड कर देता, बट मैंने सोचा कि यार जब मनाली आ ही रहे हैं तो कुछ यहाँ के दृश्य, कुछ यहाँ के नज़ारे भी आपको दिखा देते हैं। इस बहाने नीलकंठ जी के गेस्ट से भी मुलाकात हो गई, तो उनके साथ भी थोड़ा घूमना हो गया। काफ़ी अच्छे आदमी थे बाकी वो। तो चलिए, और जितनी डिटेल थी जर्नी की वो व्लॉग के दौरान ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सो इस व्लॉग को करते हैं ये रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता है कि खाली याद नहीं जाना होता। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।